नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। इस बीच आपको बता दें कि आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगने वाली है, जिसको एक महज औपचारिकता माना जा रहा है। लेकिन 2-4 बड़ी बातें हैं जो आपको जाननी होंगी, क्योंकि 16 सांसद टीडीपी के, 12 सांसद जेडीयू के, ये भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में जुड़कर ही बहुमत के आंकड़े को छू रहे हैं। और इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि इस बार 2024 के नतीजों ने मोदी सरकार में एंड फैक्टर को बहुत बड़ा बना दिया है, नायडू नीतीश फैक्टर। इसी के साथ साथ आपको यह बता दें कि बैठकों का दौर चारों तरफ चल रहा है। जबरदस्त हलचल है इस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बिहार से लेकर महाराष्ट्र। हम आपको हर जगह की खबर बताएंगे, क्योंकि भीतर घात की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश में सबने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया था। गद्दारी जैसे शब्द आ रहे थे। तो दूसरी तरफ बिहार में अब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हारा हूं या हराया गया हूं। इधर तीसरी तरफ आप देखिए, एनडीए की बड़ी बैठक अब से कुछ ही देर बाद लगभग 11 बजे शुरू होने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगेगी। उन्हें नेता चुना जाएगा। हालांकि इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें प्रस्ताव में सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके योगदान, उनके काम पर मुहर लगी थी। और इसी के साथ साथ 9 जून को शपथ ग्रहण तीसरी बार वक्त बताया गया है लगभग शाम के 7 बजे के आसपास का। नीतीश नायडू किंग मेकर बन गए हैं और ये है मोदी 3.0 का एन फैक्टर, जिसको कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता है, क्योंकि अपने दम पर बहुमत ना मिलने के बाद अब एन फैक्टर बहुत बड़ा हो गया है। 2024 चुनाव की बड़ी बातें यही है कि लगभग 10 साल बाद किसी को बहुमत नहीं मिला है, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। वहीं 10 साल बाद गठबंधन सरकार की वापसी हुई है। 10 साल बाद कांग्रेस को मिलेगा लोकसभा में नेता विपक्ष। मतलब पहले उनके पास इतने भी नंबर्स नहीं थे, लेकिन इस बार उनके 99 सीटों के साथ उनकी ऐसी स्थिति है नेता विपक्ष की लोकसभा में। कांग्रेस के पिछले 3 चुनाव को जोड़कर भी बीजेपी के इस बार की सीटों से कम कांग्रेस का 2014 से जोड़ 195 है, जबकि बीजेपी की 240 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस ऐसी है कि अभी भी विपक्षी दल बहुत पीछे दिखाई देते हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुमत के आंकड़े से वो दूर रह गए हैं। 9 जून की तारीख अभी तक की जानकारी के मुताबिक तय की गई है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें जेडीयू की बैठक अलग चल रही है। अखिलेश से आज जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो भी मिलेंगे। 37 सीटें जो समाजवादी पार्टी लाई है अखिलेश यादव के नेतृत्व में, वो एक बड़ी कामयाबी है। और कैसे सांसदों को एकजुट रखना है और कैसे सांसदों के साथ आगे की रणनीति बनानी है, इस पर चर्चा होने वाली है। शपथ ग्रहण की तैयारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में अभी से ही शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो जा रही हैं, जिसमें बहुत सारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आने वाली हैं और यह भी माना जा रहा है कि अगले दिन हो सकता है हैदराबाद हाउस में उनके साथ बायलैटरल द्विपक्षीय बातचीत भी हो। वहीं दूसरी तरफ नेपाल के भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, श्रीलंका, इन दोनों की तो पुष्टि हो चुकी है और उन्होंने न्योता भी स्वीकार कर लिया। श्रीलंका के भी प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर पड़ोसी मुल्कों के भी जो राष्ट्राध्यक्ष है वो आ सकते हैं। और तीसरी तरफ अगर आप देखिए तो एनडीए की बैठक, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि अभी तक जो एनडीए के साथी थे उन सब ने एक सुर में यही कहा है। सबसे प्रबल तरीके से 5 की 5 सीटें जीतने वाले चिराग पासवान ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता थे, नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं और रहेंगे। हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, जिनकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार ने भी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है और कहा है कि सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनेगी। चंद्रबाबू नायडू ने ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर आकर यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। हम 7 चुनाव लड़े थे, तो ऐसे में अलग होने की कोई बात ही नहीं है, बल्कि उल्टा उन्होंने पत्रकार से पूछा कि आपको ये ख्याल कहां से आ रहा है। वहीं तीसरी तरफ अगर एक और एंगल है आप देखिए तो इंडिया गठबंधन ने ये कहा है कि वो अभी विपक्ष में रहेंगे और सही वक्त का इंतजार करेंगे। तो कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा था कि क्या मजबूती से ये सरकार चलेगी। तो ये सारे फैक्ट्स है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक एनडीए के जितने साथी थे वो एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े दिख रहे हैं मोदी 3.0 में। तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है वो कह रहा है कि हम सही वक्त का इंतजार करेंगे। अखिलेश यादव अपने 37 सांसदों के साथ, मतलब वो भी उनमें से एक है, कन्नौज सीट उन्होंने जीती है, सुब्रत पाठक को हराया है, वो सारे आज बैठक कर रहे हैं। आज जेडीयू की भी बैठक है। हर पार्टी की तरफ से इस बात पर चर्चा होगी, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जेडीयू हो नीतीश कुमार की, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी। हालांकि वही एक शख्स हैं जो खुल के कह रहे हैं कि कैबिनेट क्या देना है, क्या मंत्री पद देना है, ये प्रोरोगेटिव हम छोड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। हमारे साथ जितेंद्र
हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रशीद किदवई साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, संगीत रागी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए लगभग कितनी देर में हम माने कि पूरी हलचल जो हम देख रहे हैं आसपास, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त? जल्दी से अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को। तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, आपके साथ शुरू कर रहे हैं। देखिए अंजना, 9:30 बजे से जेडीयू के सांसदों की बैठक नीतीश कुमार के आवास पर हो रही है। ये बैठक तब अंजना हो रही है जब 11:15 बजे के आसपास जो है एनडीए सांसदों की बैठक होनी है। उससे पहले ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। यहाँ पर आपको दिखा दें कि नीतीश कुमार का ये आवास है 6 कामराज लेन पर, और यहाँ पूरी आप देखिए कि किस तरीके से सारे सांसद जो हैं वो 12 के 12 सांसद यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम सांसदों के साथ साथ जो राज्यसभा के सांसद और दूसरे सीनियर नेता जेडीयू के इस बैठक में मौजूद हैं। घर के अंदर जो नीतीश कुमार का घर दिल्ली में है, यहाँ पर ये बैठक इस वक्त की जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो जेडीयू के कई नेताओं से हमने बातचीत किया तो उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने कोई भी इस बैठक के लिए शर्त वहां पर नहीं रखी है। जब वो 11 बजे के आसपास जाएंगे, वो समर्थन जो है सरकार को बिना शर्त दे रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो दूसरे बड़े नेता हैं, अब से थोड़ी देर पहले आनंद मोहन से हमने बातचीत किया, हालांकि वो बैठक का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया कि नीतीश कुमार इस तरीके से सरकार में जा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर उनको रेल मंत्रालय मिलता है तो बिहार के लिए बहुत बेहतर होगा। इस तरीके की बात आनंद मोहन की तरफ से कहा जा रहा है। तो अलग अलग जो नेता हैं जेडीयू से जुड़े हुए, वो तमाम नेताओं की तरफ से अपनी बातें रखी जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर मंत्री पद मिलता है तो उसमें जो जेडीयू के सांसद हैं उनको किस तरीके से मंत्रालय मिलना चाहिए। इसके साथ ही जो बैठक चल रही है, इसका करीब आधा घंटा के आसपास का समय बीत चुका है, और ये बैठक जो है अब से थोड़ी देर बाद खत्म होगी। करीब 10:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है। उसके बाद तमाम जो जेडीयू के नेता हैं वो संसद भवन के लिए यहां से रवाना होंगे, जहां पर जो एनडीए के सांसद हैं उनकी बैठक हो रही है। यहाँ की जो बैठक है, उस बैठक में कई नेताओं से हमने और बातचीत करने की कोशिश की कि आप लोगों का क्या फार्मूला होगा अग्निवीर योजना को लेकर के। जिस तरीके से केसी त्यागी ने सवाल उठाए और उनकी तरफ से कहा है कि इस पर समीक्षा किया जाना चाहिए, तो बहुत सारे सांसद जो हैं वो किसी भी तरीके का बयान नहीं दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो भी निर्णय लिया जाना है वो नीतीश कुमार को निर्णय लेना है, और इसलिए वो लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, और इस बैठक के बाद अंजना तमाम जो नेता हैं वो यहां से निकलेंगे संसद भवन के लिए, जहां पर एनडीए के सांसदों की बैठक हो रही है। एक एक सांसद आज वो यहाँ पर क्या कहेगा, कैसे मांगे रखेगा, कैसे उन मांगों को संभालेंगे नीतीश कुमार, फिर उन मांगों की पोटली लेकर वो आगे बढ़ेंगे, ये सब दिलचस्प है। लेकिन हमारे साथ हिमांशु जुड़ गए, और हिमांशु, मुझे लगता है आप बीजेपी दफ्तर पे मौजूद है या जहां पर एनडीए की बैठक होने वाली है, वहां से अपडेट दीजिए, क्योंकि देखिए ये 240 अधूरा है अब एन फैक्टर के बिना, और उन सब के हालांकि सबने खुलकर और सबसे प्रबल होकर तो चिराग पासवान ने कहा है कि कैबिनेट किसको देना है, नहीं देना है, ये पीएम का प्रेरोगेटिव है। लेकिन अंदर खाने नायडू साहब हो, नीतीश साहब हो, क्या कर रहे हैं उसकी भनक तो लगी रही है। देखिए, बिल्कुल चिराग पासवान ने कहा है कि प्रोवोगेटिव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये बात चिराग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन चिराग बार्गेनर बहुत अच्छे हैं। लोकसभा चुनाव में जब सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी तो चिराग पासवान अड़ गए थे कि उनको 5 सीटें चाहिए, और उनके चाचा को दरकिनार करते हुए, उनके चाचा केंद्रीय मंत्री थे, दरकिनार करते हुए 5 सीटें दी गई थी। और ये जो डबल एन है ना, नीतीश और नायडू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनको मनाना, इनको साथ लेके चलना अब वो वैसा नहीं है कि 2014 से 24 तक आपने जैसी सरकार चलाई है। अब आप देखिए ना कि केसी त्यागी भी बोलते हैं, टीडीपी की तरफ से भी बयान आ रहा है कि हमको जो है स्पीकर का पद भी चाहिए और ये मंत्रालय चाहिए आंध्र के विकास के लिए। केसी त्यागी कहते हैं रेल डिपार्टमेंट चाहिए, सिविल एविएशन मंत्रालय चाहिए। ये हमारे पास एनडीए सरकार में था जब अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार थी, तो ये ऐसे नहीं बोला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि आप इतना बोलेंगे तो नेगोशिएशन टेबल पे जो बातचीत होगी वो हो सकती है। अब ये नहीं है कि आपने एक मंत्रालय दे दिया और आपके घटक दल जो है वो शांत बैठ जाए। मैं आपको 2019 की एक बात बता देता हूं। चिराग पासवान को रामविलास पासवान मंत्री बनाना चाहते थे, तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि इनको एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा सकता है, यानी स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जा सकता है।
तब चिराग नाराज हुए और ये कहा कि फिर रामविलास पासवान को ही जो है वो मंत्री बनाएंगे, उनके पिता को मंत्री बनाएंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त है, आपको बता दें एलजेपी संसदीय दल का नेता चुने गए हैं चिराग पासवान। देखिए हर पार्टी में इस वक्त जो संसदीय दल का नेता है उसको चुनने की प्रक्रिया है और चिराग पासवान को एलजेपी संसदीय दल का नेता चुना गया है। अभी हम लोग चिराग पासवान की बात कर रहे थे, उस परिवार के चिराग तो वो साबित हो गए और ये अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में जब हम लोग कवरेज भी कर रहे थे तो हिमांशु सबसे बड़ा टेकबैक जो मेरा था वो यही था कि जो जनता है वो ज्यादातर बेटे को ही विरासत सौंपती है। अखिलेश यादव अपने सभी चाचाओं पर भारी पड़े, उधर देखिए आप उद्धव ठाकरे को, अब एकनाथ शिंदे पार्टी के कार्यकर्ता को नेता बनना चाहिए, ये बातें लोकतंत्र में खूब बोली जाती हैं, लेकिन बेटे को ही आखिरकार, और बावजूद इसके कि पशुपति पारस ने इतना हाथ पैर मारा, कुछ दिन तक कामयाब भी रहे, चिराग पासवान आज चिराग साबित हो रहे एलजेपी के। देखिए बिल्कुल चिराग पासवान ने न सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और 500 सीटें जीत भी गए और एलजेपी रामविलास पासवान के वो अब संसदीय दल के नेता भी चुन लिए गए हैं, लेकिन हार्ड बार्गेनिंग जो है वो चलती रहेगी। जो बात आपने कही है कि पिता की विरासत बेटे को मिलती है, उसमें एक छोटा सा करेक्शन करना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू जो है वो एनटी रामाराव के दामाद थे और उनके बेटे या पुत्री जो है वो उस पार्टी के ऊपर नहीं कर पाए और चंद्रबाबू नायडू ने जो है पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो राज किया और आज भी है। तो ये सारी चीजें जो है वो चलती रहती है राजनीति में, लेकिन एक सवाल ये है कि ये जो एन फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एन फैक्टर्स को देखा देखी जो है छोटे दल, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चिराग पासवान हो या जयंत चौधरी हो, जीतन राम मांझी हो, यहाँ तक कि रामदास अठावले भी कह रहे हैं कि उनको जो है भरोसा दिया गया है कि वो कैबिनेट मंत्री बने। वो पिछले 10 साल से जो है वो राज्य मंत्री है, अब उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए। छोटे छोटे वाले जो पार्टियों के नेता हैं उनका एक सेकंड हिमांशु, एक छोटा सा जल्दी से थोड़ा क्योंकि हम अन्य मेहमानों के पास भी जाना है, जल्दी एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखिए रामदास आठवले जिसका आपने नाम लिया, सही में वो टिके रहे और एक ना एक मंत्री पद वो ले ही लेते हैं। इधर चिराग पासवान पर आप आइए, तो चिराग पासवान से मैंने ये प्रश्न पूछा कि आपके पिता मौसम वैज्ञानिक कहे जाते थे, लेकिन आप तो उनसे भी भारी मौसम वैज्ञानिक साबित हो रहे हैं, तो कहे कि उनका ही बेटा हूं तो क्यों ना मौसम समझूं। 2014 की हवा इन्होंने ही समझी थी और उस वक्त रामविलास पासवान ने भी बताया था कि ये चिराग का फैसला था कि नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी को जाना चाहिए और वो फैसला कितना सही साबित हुआ। पशुपति पारस उनके चाचा को मंत्री बना दिया गया, उनको दरकिनार कर दिया गया, बावजूद इसके वो टिके रहे और बार बार अपनी लॉयल्टी नरेंद्र मोदी को दिखाते रहे और आखिरकार वो उसमें सफल हुए। और देखिए आज 5 की 5 सीटें वो जीते हैं, 5 सीटों पर भी अड़े रहे। कभी कभी नीतीश कुमार को लेकर कुछ बयान देते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी ये दिखाते थे कि तेजस्वी मेरा भाई है, लेकिन सब कुछ करते हुए 5 सीटें उन्होंने ले ली, 5 जीती। और अब देखिए उनको क्या मंत्रालय मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने अच्छा खासा स्नेह, जब बैठक हुई थी तो उनके सामने उनको दिखाया था, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ हैं, जिसके बाद अमित भारद्वाज चंद्रबाबू नायडू के घर से हमारे साथ है। अमित, आपके पास आते हुए, नायडू साहब भी कोई कम नहीं है। उन्होंने हालांकि देखिए जब जब वो एनडीए की तरफ आते हैं उनकी सरकार वहां राज्य में भी बन जाती है और केंद्र में भी उनके दोनों हाथ में लड्डू रहते हैं, लेकिन इस बार दोनों हाथ में कितने 3, 4, 5 लड्डू और लोकसभा अध्यक्ष को लेकर वो अड़े हुए हैं। इसके पीछे भी कहानी समझाइए। अंजना, देखिए निश्चित रूप से आप ये जरूर कह सकती हैं कि जब भी वो एनडीए के साथ आते हैं तो उनकी किस्मत चमकती है, लेकिन इस बार बीजेपी की नैया चंद्रबाबू नायडू के सहारे पार होते हुए दिख रही है। आंध्र प्रदेश में जिस तरह का लहर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के समर्थन में आया है, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जगन रेड्डी की पार्टी 11 सीटों पर सिमट जाएगी। और यही वजह है कि इस वक्त जो मुझे समझ में आ रहा है सूत्रों से बात करने के बाद, और मैंने खुद भी चंद्रबाबू नायडू से पिछले कुछ दिनों में 1-2 दफे उनसे मुलाकात हुई है, तो ये बिल्कुल समझ में आता है कि इंडिकेशन बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि चंद्रबाबू नायडू या टीडीपी इस वक्त किसी भी तरह की जल्दी में नहीं है। अगर उनकी प्रायोरिटी लिस्ट को आप देखेंगे तो जहां कैबिनेट बर्थ की बात तो है ही, इसके साथ साथ सबसे बड़ा मुद्दा इस अलायंस में होने वाला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो वित्तीय स्थिति अभी है, जो स्टेट कॉफर्स कहते हैं, उसमें पैसा नहीं है। जगन रेड्डी की सरकार ने जिस तरह से सोशल वेलफेयर स्कीम्स को चलाया, वो फाइनेंशियली जो
जो है वायबल नहीं था और इस वक्त आंध्र प्रदेश की सरकार को सबसे ज्यादा जरूरत है केंद्र से ज्यादा या स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज की, और वही उसी की उम्मीद को लेके वो इस अलायंस में आपको ज्यादा मैं लौट रही हूँ। आज आप सबको कह रही हूँ, जैसे ही कुछ जानकारी आएगी मैं आपको टोकूंगी। हिमांशु, कौन कौन पहुंच गया अभी तक वहां? देखिए, तमाम एनडीए के घटक दल के नेता पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, एनडीए के सभी सांसदों का पहुंचने का जो क्रम है वो शुरू हो गया है। अंजना और मेरे साथ हैं स्मिता, जो जलगांव से सांसद चुन के आई हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। आज एनडीए की बैठक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार ओथ ले रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एनडीए के बहुत से जो घटक दल हैं वो ये चाहते हैं कि बड़े बड़े कैबिनेट के पोर्टफोलियो जो है उनको मिले। ये जो निर्णय है हमारे जो श्रेष्ठी है हमारे वो तय करेंगे, इस बारे में हम क्या बोले। एकनाथ शिंदे वो चाहते हैं कि 2 कैबिनेट मिल जाए। वही बोल रहे कि ये जो तय करना है हमारे श्रेष्ठी करेंगे, इस बारे में हम लोग क्या बोलेंगे। आपको उम्मीद है कि आपको मंत्री बनाया जाएगा? नेतृत्व जो है वो तय करेगा। आपको उम्मीद है स्मिता जी आप मंत्री बनेंगे? इस बारे में मैं क्या बोलूं, पार्टी ने मुझे जो जो दायित्व दिया है वो काम करना, इतना ही मेरा काम है। महाराष्ट्र में पूरे जो है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में बहुत बड़ी हार हुई वहां आपकी महायुति की, क्या कारण रहा? उसके बारे में हमें चिंतन करना पड़ेगा, किन कारण की वजह से हम ये चुनाव हारे हैं, तो उसको हमें चिंतन करना। शिवसेना को तोड़ना, एनसीपी को तोड़ना पार्टी को नुकसानदेह हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, इसके अन्य भी कारण है। यही कारण है ऐसा नहीं है तो अन्य कारण भी है, वो देखना पड़ेगा। ये थी अंजना, जलगांव से सांसद हैं स्मिता उदयन। उनका कहना है कि चिंतन करना पड़ेगा कि पार्टी की वहां हार क्यों हुई है, बहुत से कारण हैं, उनके ऊपर पार्टी को चिंता करनी होगी। बिल्कुल। और कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के सांसदों का संसद भवन पहुंचना शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वहां पर पहुंचे हैं। इस बार सबकी नजर इस बात पर है कि देखिए अब तो इसमें कोई सस्पेंस रहा नहीं है। एनडीए में साथ चंद्रबाबू नायडू का मिल गया है, साथ ही चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार का मिल गया है, और सरकार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की बन रही है। 293 नंबर हो चुका है एनडीए का। ऐसे में सभी पार्टियां हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन दिलचस्प यह है कि 2014 में कैबिनेट मंत्री पद थे कुल 24 प्रधानमंत्री को मिलाकर, जिसमें 24 में से 20 मंत्री कैबिनेट पद वाले बीजेपी के थे। नॉन बीजेपी में शिरोमणि अकाली दल का 1, एलजेपी, टीडीपी, शिवसेना मिलाकर 4 थे। तो 24 में से 4 थे सहयोगी दलों के कैबिनेट मंत्री, बाकी 20 बीजेपी के थे। एमओएस पर आइए, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, उसमें से 10 थे, 10 के 10 बीजेपी के थे। जो एमओएस थे उनमें से 11 बीजेपी के थे, नॉन बीजेपी सिर्फ 1 आरएलएसपी के थे। ऐसे ही 19 में भी 22 कैबिनेट मंत्री जो है 25 में से वो बीजेपी के थे। ये देखिए कंगना रनौत भी अब वहां पर पहुंच गई हैं। मंडी से सांसद है, विक्रमादित्य सिंह को हरा कर आई हैं। बीते दिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बवाल भी हुआ था, जहां पर उन पर जो हमला किया था एक सुरक्षा कर्मी ने, उसको लेकर बवाल चला था। लेकिन इन सब के बीच अब सांसदों का यहां पर पहुंचना शुरू हो चुका है और पूरी प्रक्रिया को समझिए। बीते दिन चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पूरी लिस्ट दी राष्ट्रपति को, जिसके बाद अब सारे सांसद पहुंच रहे हैं। हिमांशु, वहां से आप बताइए क्या चल रहा है, तस्वीरें कुछ और दिखाइए, तस्वीरें कुछ और दिखा दीजिए, और जल्दी से अगर कोई आपके पास सांसद पहुंच रहा है, आप लाइव हैं इस वक्त हिमांशु लगातार। हाँ देखिए बिल्कुल अंजना, मैं लाइव हूँ और अब से कुछ देर पहले कंगना रनौत जो है वो संसद भवन पहुंची हैं एनडीए के संसदीय दल की बैठक में भाग लेने के लिए, और तमाम जो है एनडीए के सांसद जो हैं वो अब पहुंचने का उनका क्रम शुरू हो गया है। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो पहुंच रहे हैं, बिल्कुल तिलक लगाकर, और पार्टी का जो गमछा है वो ओढ़ लिया है उन्होंने, और वो अब संसद भवन में इस तरीके से तमाम एक एक करके सांसद जो हैं वो आते जा रहे हैं और वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर में जो है संसद भवन के, पुराने संसद भवन का जो सेंट्रल हॉल है यानी कि संविधान भवन है, उसके अंदर जो है एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी और उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है तीसरी बार एनडीए का संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा। और इस बैठक के बाद जो है एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान कहें, जयंत चौधरी,
ये ठीक है तमाम लोग जो हैं, हिमांशु वो, सुनिए, अभी बहुत तेजी से यहाँ पर हलचल होगी, सारे सांसद पहुंचेंगे नए नए, जिससे आप बात कर सके करिएगा। आज का दिन ऐसा जब ये तय हो जाएगा एक तरह से, एनडीए की संसदीय दल की बैठक के बाद मुहर लगेगी नरेंद्र मोदी के नाम पर और वो बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी 3.0 की शुरुआत करेंगे, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह 9 तारीख शाम के लिए तय की गई है। लेकिन इस बीच देखिए 3-4 बड़ी बातें जो आपकी जाननी होंगी। सबसे पहले चाहे वो जेडीयू हो, एन फैक्टर है सरकार का। नीतीश बाबू जिनके 12 सांसद, वो आज बैठक कर रहे हैं दिल्ली में। दूसरी तरफ टीडीपी चंद्रबाबू नायडू वाली 16 सांसदों की पार्टी, वो भी बैठक कर रही है। इधर चिराग पासवान एलजेपी 5 के 5 का उनका 100% स्ट्राइक रेट रहा है, उन्हें संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। रामविलास पासवान के ये बेटे हैं जो इस बार हाजीपुर सीट से लड़े थे। और अगर आप पूरे चिराग पासवान के राजनीतिक करियर को देखिए तो 2014 में रामविलास पासवान ने ये खुद कहा था कि उन्हीं की वजह से वो नरेंद्र मोदी के साथ चल गए थे, क्योंकि इससे पहले वो यूपीए का हिस्सा थे और 2014 के चुनाव के पहले उन्हें एहसास था, उन्हें लगा कि मोदी की ही सरकार बन रही है। अब एलजेपी आरवी संसदीय बोर्ड की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं चिराग पासवान। सुनने की, हम सब ने उन्हीं के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उन्हीं के नेतृत्व में ये सामर्थ्य था कि लगातार तीसरी बार एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। ऐसे में आज तमाम एनडीए के सांसद इकट्ठे होंगे संविधान सदन में, वहां पर इकट्ठे होकर इस औपचारिकता को पूरा किया जाएगा और जल्द एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं और ये सरकार उतनी ही मजबूत होगी जितनी मजबूती से पिछले 10 सालों में ये सरकार चली है। और जैसा मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 10 साल तो ट्रेलर हैं। अभी तो चिराग पासवान संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। बात कीजिए हिमांशु, आप स्पोर्ट्स पे फोकस करेंगे? आप फोकस कर रहे हैं स्पोर्ट्स पे करण? क्योंकि मेरे पिताजी स्पोर्ट्स में रेसलिंग से रिलेटेड थे, मैं खुद एक प्लेयर हूँ, मैं रेसलिंग करता था, अब शॉटगन शूटिंग ट्रैप चलाता हूँ। और हमारे यहाँ पे यूथ में हमारे यहाँ का यूथ आर्मी में बहुत जाता है, तो एक बेटर प्लानिंग करके कि स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट कर पाए, उनको शिफ्ट कर पाए स्पोर्ट्स के लिए। बहुत आरोप लगे रेसलिंग में आपके पिताजी पे, केस चल रहे हैं, उनकी टिकट काट के आपको दिया पार्टी ने, उन्हीं आरोपों के चलते दुख होता है? हाँ, दुख होता है। अब मैं ज्यादा इस विषय पे बात नहीं करना चाहता, आज मेरा पहला दिन है, एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। लेकिन करण, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सी सीटें हार गई, क्या कारण देखते हैं आप? करण, अब ज्यादा नहीं बोलना चाहता, कुछ कमियां रही होंगी इस पे, अब आगे चर्चाएं होंगी, मीटिंग होगी, जो भी निर्णय इसका निकलेगा देखा जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि जो ओबीसी था, नॉन यादव ओबीसी, वो भारतीय जनता पार्टी से उचित नहीं हूँ बात करने के लिए। अभी मैं फ्रेशर हूँ, मेरे को अभी आज मेरा पहला दिन है, मैं भी थोड़ा देखता हूँ, फिर आगे जब परिपक्व हो जाऊंगा तो आप लोग से ज्यादा समय देकर बात करेंगे। एक अंतिम सवाल करण, आपके पिताजी ने आपको अपनी विरासत, संसदीय विरासत सौंप दी है। आपने कहा कि आप डेवलपमेंट और यूथ के लिए और स्पोर्ट्स के लिए करेंगे। क्या आपके मन में है कि स्पोर्ट्स में क्या होना चाहिए? क्योंकि आपके पिताजी जब रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे पहली बार, तब कुश्ती में मेडल आया था। अब आप कितनी उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं भी स्पोर्ट्स में था, मैं भी रेसलिंग करता था। उस टाइम इतना प्रमोशन नहीं था, इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, तो मानता हूं कि जब मैं रेसलिंग कर रहा था इतनी फैसिलिटीज तब होती तो मैं शायद कुछ होता। तो कमियां बहुत सारी मुझे भी दिखी, बहुत सारे फेडरेशन में कमियां हैं। मैं शूटिंग करता हूं उस फेडरेशन के, तो मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि ज्यादा लोग जागरूक हो सके, बच्चों को स्कोप दिखे कि हाँ, मतलब एक प्रॉपर फैसिलिटीज मिले, प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, बच्चे जो बाहर जा रहे हैं यहाँ पे रह के सीखें। हार पर चिंतन होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की हार हुई है? जरूर चिंतन होगा। बिल्कुल अंजना, ये थे करण भूषण शरण सिंह, जिनका ये कहना है कि जो भी उत्तर प्रदेश में पार्टी को हार मिली है उस पर चिंतन जरूर होगा और चिंतन भी होगा, और ये भी पार्टी जो है वो जरूर ध्यान देगी कि उस पे स्पोर्ट्स पे, यूथ पर आगे जो है काम किया जाए। वो ये कह रहे हैं कि वो खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं, उन्होंने रेसलिंग की है और वो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले और उनके क्षेत्र केसरगंज का विकास ही उनकी प्राथमिकता में सदैव रहेगा। करण भूषण सिंह
और इनकी पूरी जो आइडेंटिटी है वो इनके पिता बृजभूषण शरण सिंह की वजह से है। हालांकि दिलचस्प है, देखिए लगभग 6.25 लाख वोट इन्हें मिले हैं। 1.5 लाख वोट से समाजवादी पार्टी के भगत राम को इन्होंने कैसरगंज सीट से हराया है। लेकिन अब जब अपने पिता के कानूनी मामलों पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। इसी के साथ बीजेपी की जो हालत एक तरह से उत्तर प्रदेश में हुई, इस पर भी वो बोलने से बचे। फर्स्ट टाइम एमपी हैं, लेकिन विरासत तो मिली है बृजभूषण शरण सिंह पर। देश की पहलवान बेटियों ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, इसके बावजूद टिकट दिया गया था करणभूषण सिंह को। और देखिए वो कैसरगंज सीट लगभग 1.5 लाख वोट से समाजवादी पार्टी के भगत राम को हराकर आए हैं। इस बीच हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं और रामविलास पासवान की बड़ी तस्वीर के साथ आप देख रहे हैं वहां पर मौजूद चिराग पासवान को, जिन्हें संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। दोनों ही चिराग पासवान के घर से भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र आपके पास आते हुए, क्योंकि सबसे जो कहा जाता है ताले की ऐसी बड़ी चाबी जो है वो एन फैक्टर के पास है, नायडू नीतीश, और आप नीतीश बाबू के घर के बाहर है। यहाँ पर क्या हो रहा है इस वक्त, क्या सभी सांसद पहुंच गए हैं? और देखिए शिवहर के सांसद लवली आनंद की भी बात आपने की थी, तो क्या उनके पति यहाँ पर पहुंचे हुए वो बार्गेनिंग कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भी जो चुनाव वहां पर लड़ा, सबको लेकर जिस तरह की हलचल वहां पर है वो जल्दी से बताइए। देखिए अंजना, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के सांसद हैं और पूर्व बीजेपी बिहार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो नीतीश कुमार के घर पर पहुंचे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ किस लिए पहुंचे हुए हैं। जब हम लोगों ने उनसे सवाल किया तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि नीतीश बाबू का जो पार्लियामेंट का पास है, जहां पर मीटिंग होनी है एनडीए सांसदों की, उस पास को लेकर के आया हूं। लेकिन इसके पीछे किस तरीके की कहानी है, क्या है, वो संजय जायसवाल ज्यादा बता करके यहां से नहीं गए हैं। नीतीश कुमार के घर पर वो पहुंच चुके हैं। लेकिन इस आनंद मोहन से जब हमने बातचीत किया तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि इससे पहले भी रेल मंत्रालय के बारे में उन्होंने बताया कि जो बिहार के कई बड़ी नेताओं के पास रेल मंत्रालय रहा है और रेलवे विभाग के बारे में उनकी तरफ से कहा गया कि सबसे ज्यादा राजस्व रेल विभाग जो है वो बिहार की तरफ से दिया जाता है रेल विभाग को, इसलिए रेलवे मंत्रालय जेडीयू के कोटे में आना चाहिए। इस तरीके की बात उनकी तरफ से की जा रही है। तो आपने देखा अंजना की कल से ही जिस तरीके से जेडीयू नेता केसी त्यागी की तरफ से बयान दिया गया, उन्होंने अग्निवीर का मुद्दा उठाया और उसको लेकर के उन्होंने कहा कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने इशारों में ये कह दिया था कि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के वो अपने संसदीय दल की बैठक में चर्चा करेंगे। और यहाँ तमाम जो सांसद हैं वो सभी सांसद मौजूद हैं। इनके बीच में नीतीश कुमार तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। अभी करीब 1 घंटा 7 मिनट के आसपास मीटिंग का हो चुका है पूरा। अब से थोड़ी देर बाद वो संसद भवन के लिए सभी सांसदों के साथ नीतीश कुमार भी निकलेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर संजय जायसवाल का आना काफी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। वो आकर के यहाँ पर नीतीश कुमार से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के बाद वो ये उनकी तरफ से जब हमने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर उनका पार्लियामेंट का पास लेकर के आए हैं। तो इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही जा रही हैं। लेकिन अंजना, यहाँ पर आपको हलचल दिखाएंगे कि कई नेता जो हैं अब धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं। जो जेडीयू संसदीय दल की बैठक है, यहाँ आप देखिए कि जो सांसद 2 बार के सांसद जीत करके यहाँ से आए हैं वो यहाँ से पार्लियामेंट के लिए निकल रहे हैं। दूसरे भी सांसदों से हम बात करेंगे। सर, आपने जो बातचीत बैठक हुई है, क्या क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, अभी कोई नेता उठा कर अभी नेता उठा कर नहीं हुआ। सर जो बैठक आज यहाँ पर थी, आप लोगों ने किस तरीके किन मुद्दों को? यहाँ हमारा जो है जेडीयू का संसदीय दल का बैठक था, उसी में हम लोग चर्चा किए हैं। अब जा रहे हैं बैठक में हम लोग। तो क्या पार्लियामेंट जा रहे हैं आप लोग? हाँ सारे। इनका कोई नेता चुना गया है जितेंद्र? जितेंद्र, हम लोग के जो सपोर्ट देना है गवर्नमेंट। सर नेता कौन चुना गया है? नेता कौन चुना गया है संसदीय दल का नेता कौन चुना गया? मीटिंग में जाना है, बैठक में जा रहे हैं भाई, चलिए ना। अंजना, यहाँ पर जो सांसद हैं वो बहुत ज्यादा बातचीत तो नहीं कर रहे हैं। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि संसद भवन के अंदर जो बैठक है एनडीए सांसदों की, उस बैठक में ये सारे लोग पहुंच रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ जो तमाम सांसद हैं वो अब नीतीश कुमार के घर से यहाँ से रवाना हो रहे हैं और ये सभी लोग जो है वो सीधे यहाँ से संसद भवन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 11 बजे के बाद ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर बड़ी बैठक है और इस बैठक में ये तमाम जेडीयू के जो सांसद हैं 12 के 12 सभी सांसद यहाँ से निकल रहे हैं। सर, किस तरीके की नहीं हुई है, अभी हुआ है कि एनडीए की बैठक है, उसमें हम लोग जा रहे हैं।
टिकट ही ये टिकट पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई, उसमें नेता किसको चुना गया संसदीय दल का? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं एनडीए गठबंधन में और वहाँ प्रधानमंत्री जी को ठीक है। तो यहाँ पर आप जेडीयू के तमाम सांसदों को देख रहे हैं और जेडीयू के ये सांसद एक एक करके सीधा रवाना हो रहे हैं पार्लियामेंट के लिए। हिमांशु, अगर कोई भी वहां पर सांसद मिलता है आप इशारा कीजिएगा, फौरन आपका रुख करूंगी। लेकिन उससे पहले अभिषेक आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं चिराग पासवान के घर के बाहर। यहाँ पर 5 सांसद क्या अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं अभिषेक? और इसी के साथ साथ 41 वर्षीय चिराग पासवान ने ये साबित कर दिया है कि न सिर्फ वो पार्टी के चिराग हैं बल्कि इसी के साथ साथ मौसम वैज्ञानिक भी बड़े अच्छे हैं। वो डटे रहे, चिपके रहे, लगे रहे और नरेंद्र मोदी पर अपनी विश्वसनीयता खुलकर जाहिर करते रहे और उनके साथ आज भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। सबसे अगर खुलकर कोई बोल रहा है तो वही बोल रहे हैं और उनको इसका सिला भी मिलता दिख रहा है। जी अंजना, बिल्कुल सिला मिलना ही है, क्योंकि वो अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बता करके चुनाव लड़े और 100% स्ट्राइक रेट के साथ वापस आए। अपनी पार्टी को वापस लेने के लिए जो नेता स्ट्रगल कर रहा था उसका इतना अच्छा स्ट्राइक रेट है, तो बेशक चिराग पासवान ये बोले कि अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन इस सपोर्ट की कीमत है। एनडीए में बीजेपी अभी उस स्थिति में नहीं है कि उनके पास इतनी सीटें हो कि वो जो चाहे वो करें, तो उनको अपने जो साथी हैं उनको खुश रखने के लिए, साथ रखने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, जिसमें चिराग भी बार्गेन करेंगे। कौन से मंत्रालय पे करेंगे, कौन से एमओएस पे करेंगे, ये सब कुछ अभी अंदर चर्चा चल रही है। सारे जो पांचों के पांचों एलजेपी के सांसद हैं वो इस वक्त चिराग लवली आनंद इस वक्त बोल रही हैं। देखिए, पहले इस बार वो जेडीयू के टिकट पर लड़ी है। मिलना चाहिए। टाइगर अभी जिंदा है, पोस्टर लगा है नीतीश जी के बारे में पटना में, क्या कहेंगे? जी जी, मैं बैठक में क्या अभी नीतीश जी में? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये है। एक मिनट। अभी हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं, एनडीए की मीटिंग में, और फिर आप लोग से हम मिलते हैं। क्या हुआ? नीतीश जी अधिकृत किए गए फैसले? हाँ, बिल्कुल, तो होना ही था। संसदीय दल के नेता? हाँ, बिल्कुल। कोई बात हुई? अभी तो नेता कौन होगा? संसदीय दल का नेता किसको चुना गया है लवली? जैसे कि पार्टी में है, जो पार्टी में है नीतीश जी सर्वमान, अभी जो नेता तो वो चुने गए हैं और होना ही था। अब 3 मांग कह रहे हैं, रेल मंत्रालय, जानकी मंदिर और विशेष राज्य, ये 3 मांग। और सब भी बात हम आपको करेंगे। एक मिनट, इधर थोड़ा सा। सांसद चुनी गई है लवली आनंद जी, आपने 3 कौन सी मांगे रखी? हमारा मांग बहुत सारी है, हम जो वादा करके आए हैं ये तो होना ही चाहिए कि और पुनौरा धाम में जानकी माँ की धरती से इतने सारे सांसद आए, तो वहाँ पर भव्य राम मंदिर की तरह जानकी मंदिर होना चाहिए पुनौरा धाम में। रेलवे जो है हमारा सबसे बड़ा है, किसी भर में रेलवे नहीं है, वो होना है। रीगा चीनी मिल जो है वो चालू होना है, और ढाका वगैरह का ये सब तो है कि जिला सब बनने का। ये तो तमाम मुद्दे एनडीए की बैठक में आप लोगों की तरफ से रखा जाएगा? नहीं, ये हमारा है और अभी तो मीटिंग हमारी हो ही रही है, एनडीए की मीटिंग है, हम उसमें जा रहे हैं। और ये सब है कि सब हो, विशेष राज्य का दर्जा जो पार्टी का फैसला है और होना चाहिए। इससे इतना सारा है कि बिहार में सब कुछ है, विशेष राज्य का दर्जा मिलने से और भी अच्छा रहेगा, लोगों का जो विश्वास बढ़ रहा है तो और ज्यादा लोगों को। अग्निवीर योजना को जो समीक्षा को लेकर के बातचीत, क्या इसमें मीटिंग में चर्चा हुई? अभी चर्चा इसकी नहीं हुई है, हम लोग एनडीए में अभी मीटिंग में जा रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने देखा अंजना कि लवली आनंद ने साफ तरीके से कहा कि एनडीए की जो बैठक है उसमें ये लोग जा रहे हैं, लेकिन जो तमाम मुद्दे हैं उन जितेंद्र, बहुत दिलचस्प है ये कहानी शोहर की, जिस लवली आनंद से आप बात कर रहे थे। यहाँ पर रमा देवी हैट्रिक लगा चुकी थी बीजेपी से, बावजूद इसके टिकट काटकर यहाँ पर बाहुबली आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद को जेडीयू का टिकट दिया गया, सीट जेडीयू को दी गई और वो जीतती है। लगभग 28,000 के वोट से ऋतु जायसवाल को उन्होंने शोहर में हराया है। तीसरी तरफ अगर आप देखिए तो उनके बेटे चेतन जो है आनंद सिंह, वो कुछ ही देर पहले आरजेडी के विधायक थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन जेडीयू में जब मां आने वाली थी तो अगले दिन वो भी जेडीयू में सीधा आ गए और आरजेडी का दामन छोड़ दिया था। ये पूरा परिवार, उसकी पॉलिटिक्स भी शोहर में बहुत इंटरेस्टिंग है। इन पर भी लवली आनंद को क्या होता है, कुछ मिलता है, इस पर नजर रखेंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कवरेज जारी है। एनडीए के संसदीय दल की बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है, जहां पर नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा, जिसके बाद वो शपथ लेंगे तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री 9 तारीख को। देखते रहिए आज तक।